हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देखेंगे, आराम से बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम एमओए पढ़ रहे थे, याद करो बबू। सबसे पहले एमओए के बारे में थोड़ा सा रिविजन और फिर बात को आगे बढ़ेंगे। सर कंपनी में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, मैं नाम भी एक का लिखूंगा, बताऊंगा बातें दोनों की। एक एमओए, दूसरे का नाम याद करो, फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सब याद है बाबू। एमओए के दूसरे नाम भी थे। राघव अगर आप फोन छोड़ दोगे तो फिर शिवम भाई भी सामने देख लेंगे। हाँ जी बाबू, एमओए के दूसरे नाम भी थे। रैंक वन डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। एओए के भी दूसरे नाम थे। रैंक टू डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी तक बात समझ में आती है बाबू। एमओए क्या बताता है? कंपनी के रिलेशन विद, इतनी फिक्की आवाज, कंपनी के रिलेशन विद। और एओए क्या बताता है? कंपनी के रिलेशन विद इनसाइडर्स। याद है बात? वो एमओए में ना स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ चार बातें जरूर लिखी होती है। याद आई बात? कंपनी की पावर्स, कंपनी की लिमिटेशन, कंपनी का ऑब्जेक्टिव और बेटा स्कोप ऑफ पावर। ठीक है, चार बातें पक्का लिखी होती है। पावर्स, लिमिटेशन, स्कोप ऑफ पावर और बेटा ऑब्जेक्टिव्स। वो ऑब्जेक्टिव की तो बात ध्यान में होगी, मैंने कहाँ डिस्कस की है बेटा। एमओए इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस। एमओए बेटा 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है बाबू। पहले का नाम है द नेम क्लॉज, दूसरे का नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरे का नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इतना पढ़ लिया था हमने, रिवाइज कर देते हैं बाबू। सबसे पहले का नाम है द नेम क्लॉज। क्या लिखा होता है बेटा इसमें बाबू? कंपनी का नाम। ये कौन सा नाम लिखा होता है? वही नाम जो आरओसी ने अप्रूव किया था। याद है बेटा? प्रमोशन स्टेज का स्टेप नंबर 3 हमने नेम अप्रूवल ली थी फ्रॉम आरओसी, कि वही नाम है बेटा जिससे कंपनी पूरी जिंदगी जाने दी जाएगी। सर भाई छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में रोने के लिए तो बाबू क्या कैसे होगा वो? जैसे आओ सामने सबके आगे देख के रो, कोई दिक्कत नहीं, वही है किस्मत बाबू। नेम क्लॉज समझ में आती है बात? उसके बाद बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज था। सर क्या था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज? एग्जैक्ट एड्रेस लिख दें अगर ना हो तो। सर अगर एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइडेड है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यही होगा तो बेटा एग्जैक्ट एड्रेस लिख दो। और अगर बेटा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है डिसाइडेड तो पहली बात तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा एग्जैक्ट एड्रेस। दूसरी बात अभी क्या बता दो? स्टेट का नाम इन विच कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिसेस प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ठीक है जी, स्टेट का नाम बता दो। और मैंने लॉजिक दिया था सब स्टेट का नाम ही क्यों, बाकी कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि आरओसी स्टेट वाइज बैठता है। इस आरओसी को डॉक्यूमेंट भेजूं ये डिपेंड करेगा कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा। याद है लॉजिक? ये कहीं नहीं लिखा जो मैंने बात बोली। तो वो उसके बाद था ऑब्जेक्ट क्लोज। बहुत कुछ याद आना चाहिए सर, इसी में लिखा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। और बेटा अगर कोई काम आपने ऐसा कर दिया विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज, इट इज, आवाज आनी चाहिए थी अब तक तो, इट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट। टेक्निकल भाषा, सिंपल भाषा, इट इज इलीगल। सर क्या कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जा सकती है? सर कोई कंपनी नहीं जा सकती। अगर एक बार आप ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख के ले लो, जेल एक बार जरूर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और उसमें मैंने बहुत चर्चा करी थी ऑब्जेक्ट क्लोज पे, बड़े सारी बातें बताई थी आपको, एग्जाम्पल भी दिए थे। कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देने वाली कंपनी है, सिर्फ इतना सा लिखवा के बैठ गई कि मैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दूंगी। सर कल को अगर एक लैंड खरीदने का भी मूड है वो भी नहीं खरीद पाओगे। क्लियर है ना बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अब ना मैं दो क्लोजेस का जिक्र करूंगा, लगभग ये दोनों क्लोजेस शायद आपने पढ़े हुए हैं बाबू। एक का नाम है लाइबिलिटी क्लॉज,
ये वाली बात आपने कंफर्म्ड पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी हुई है बेटा। लायबिलिटी क्लॉज में बस बड़ी छोटी सी बात लिखी होती है। सर आपको याद है कंपनी का एक फीचर होता था लायबिलिटी, जो आपने वहां पढ़ा था वही लिखा था लायबिलिटी क्लॉज में भी। पता है क्या लिखा होता है बेटा? इस लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। सर याद है बात? वहां पे भी तो यही पढ़ते थे कंपनी की लायबिलिटी में, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी कहां तक? अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल, उतने पैसे जितने कंपनी ने भी मांगे नहीं, या बेटा जितने पैसे आपने अभी दिए नहीं। बड़ी सिंपल सी बात, मैं दोबारा याद करा देता हूँ मैंने क्या बताया था वहां। बाबू आज मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर इशू कर रही है, सारे के सारे शेयर 10 रुपए के। एक शेयर की टोटल वर्थ कितनी है? 10 लाख। बाबू अगर मैंने किसी को देखा ना नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आज मैं गर्दन सबकी सीधी कर दूंगा। और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम ना आयुष तेरे साथ आती है और अंश तेरे साथ आती है। मैं कितनी बार बोलूं सामने देखने के लिए बेटा? यही देखना है, यही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आज गर्दन मुझे सीधी करनी पड़ेगी। बाबू बेटा टोटल शेयर की वर्थ कितनी है? 10 लाख रुपए। 1 लाख शेयर है, सारे 10 रुपए वाले। अगर कंपनी सारे बेच दे 10 लाख रुपए आ जाएंगे। बाबू आप सब मिलकर यू आर इन्वेस्टर्स, और बेटा मैं कंपनी, मैं शेयर बेच रहा हूँ 1 लाख शेयर। मैंने कहा 10 रुपए वाले खरीद लो सारे। आप सबने मेरे सारे शेयर खरीद लिए, आप 10 लाख देने में इंटरेस्टेड हो। जिसने जितने शेयर खरीदे हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 वो उतने पैसे देने को तैयार है। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई कि मुझे अभी सारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे भी 7 ही लाख रुपए की जरूरत है। तो आप एक काम करो, 1 लाख शेयर पे ना अभी मुझे 7 ही रुपए दे दो, 7 लाख दे दो। 1 लाख शेयर के 3 रुपए जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूंगा। आपने कहा डन, हम तो अभी देने को तैयार है, आप ही नहीं लेने को तैयार, ये तो 7 लाख तो ले जाओ। मैंने 7 लाख से बिजनेस शुरू कर दिया, और बेटा बिजनेस कई साल चला। एक टाइम ऐसा आ गया कि कंपनी के ऊपर 25 लाख की लायबिलिटी चढ़ गई। क्या बेटा आप 25 लाख रुपए दोगे मुझे? सर याद करो, कंपनी हम मेरी तरफ क्या कर रहे हो, न्यूट्रल सा रिएक्शन क्यों देते हो? दोगे क्या 25 लाख? नहीं। याद है बेटा क्या बोला था वहां पर भी, और अभी भी क्या बोला? मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। मेंबर से बेटा आप उतना ही मांग सकते हो जितना आपने आज तक मांगा नहीं, या जितना उन्होंने दिया नहीं। मैंने कितना नहीं मांगा बेटा? 1 लाख शेयर पे 3 रुपए नहीं मांगे, बस मैक्सिमम 3 ही लाख मांग सकते हो। बाकी भूल जाओ, वो कुछ देंगे अपना घर बार बेच के। बेटा मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड ही रहेगी। ये बात कहाँ लिखी होती है? लायबिलिटी क्लॉज में। हाँ जी सर, ये बात कहाँ लिखी होती है? लायबिलिटी क्लॉज में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर? आगे बढ़ जाए। मैंने कहा था आपने 2 क्लॉज पढ़े हुए हैं, एक ये, अभी मैं इसकी बात करूंगा लास्ट क्लॉज की। अब मैं वो क्लॉज लिख रहा हूं जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आप कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के इसको लिख लेना, ठीक है जी? अभी लिखने पे ध्यान मत दो, अभी पहले पढ़ने पे ध्यान दो। लिखने के शौकीन हो तो मुझे लगता है, पढ़ना तो चाहते ही। तो वो 5वां क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। क्या लिखा होता है बेटा कैपिटल क्लॉज में? तो वो कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे मांग सकती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सब सामने देखना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको खुला छोड़ दें, अरबों करोड़ रुपए रेस कर लो पब्लिक से? मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन क्या होगी अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए। बाबू मान लो आज आपने एक कंपनी बनाई, ठीक है, और बेटा आपका फॉरेन ट्रिप का भी प्लान है। आपने क्या करा, यूके का वीजा लगवा लिया आज से 3 महीने बाद, ठीक है जी? वीजा भी लग गया आपका। इन बिटवीन आपने ना बेटा अरबों करोड़ रुपए के शेयर इशू कर दिए, अरबों करोड़ रुपए के शेयर इशू करके बैठे हो। और इंडिया में तो बेटा पब्लिक को बहुत शौक है इन्वेस्टमेंट का, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। बाबू जैसे ये ठीक ठाक सम रेस हो गया, कुछ भी फिगर समझ लो, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, आपने पता है क्या किया? फ्लाइट पकड़ी यूके की और शिफ्ट हो गए।
उसके बाद करते रहो ट्रेस बैठकर, क्योंकि गवर्नमेंट को से इंडियन गवर्नमेंट तालमेल बिठाती रहे, और वो आपको ही पता है लाना कितना मुश्किल है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके साथ इंडिया की ट्रीटी ही नहीं है, ट्रीटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां से तो आ ही नहीं पाओगे, वहां से तो इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं ला पाएगी आपको। सर किसी भी कंपनी को ना इतना खुला नहीं छोड़ा जा सकता, ये तो कितने भी पैसे रेस कर ले इंडियन शेयर मार्केट से, फिर तो बात चाहिए, वो पक्का बात है कंपनी अगर ऐसी सिचुएशन है। तो बाबू एक ना अथॉरिटी है हमारे पास, मैं अथॉरिटी का डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा। बाबू अथॉरिटी का नाम है सेबी। नाम सुना है कभी आपने? नहीं सुना? मैं समझा रहा हूँ बेटा, नाम भी और पूरा लॉजिक भी, और फिर बेटा इस मुद्दे पे वापसी भी करूंगा। बेटा देखो मेरी चीजों में ना ऐसा जरूर होगा कि थोड़ी सी देर लगेगी, पर समझ 100% आएगा ये मेरे को शॉर्ट किया। ऐसा तो हो सकता है 7 दिन लगा लिए थे मैंने 8 लगा दिए, 8.5 दिन लगा दिए, पर क्या फायदा, 7 दिन में रटोगे, 8.5 दिन में समझाओगे तो बहुत कुछ याद रहेगा। बाबू एक अथॉरिटी हुई है, नाम है सेबी। बाबू फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी क्या, थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाबू ड्यूरिंग 1980s इंडियन शेयर मार्केट ने ना बहुत ग्रोथ करी, बहुत ज्यादा ग्रोथ करी। आपने कभी स्कैम 1992 देखी है वेब सीरीज किसी ने? 2 बच्चे हैं बस जिन्होंने देखी स्कैम 1992। चलो कोई नहीं, 12th में तो आपको दिखवाएंगे, वो दिखवानी पड़ेगी बेटा, पर शेयर मार्केट चैप्टर नहीं समझ में आता, बहुत अच्छा समझ में आता है मूवी देख लो तो। चलो फिर मैं समझाता हूँ। सर ड्यूरिंग 1980s इंडिया में ना शेयर मार्केट ने ट्रमेंडस ग्रोथ करी, ऐसी ग्रोथ करी बेटा जो पहले कभी नहीं देखी है। इंडियन शेयर मार्केट 1860 की है, इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, 80 साल पहले की इंडियन शेयर मार्केट है, 1860 की। लेकिन ग्रोथ कब हुई? 1980s में बड़ी ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, लोग अवेयर होने लगे, लोग इन्वेस्ट करने लगे। और इंडिया में ना बड़ा सिंपल सा नियम है, जब कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है ना, बहुत ज्यादा फ्रॉड साथ में लेकर आती है। बहुत इन्वेस्टमेंट आई, बहुत फ्रॉड बढ़ने लगे, फ्रॉड, अरे एक से एक फ्रॉड, कंपनियां पैसा रेस करती, बाय बाय इंडिया। बाबू इन्वेस्टर ब्रोकर को बोल क्या था, शेयर खरीद ले, ब्रोकर ने शेयर खरीद लिया, ब्रोकर कह रहा मेरे पैसे, पैसे नहीं देगा। इन्वेस्टर फोन कर कह रहा शेयर खरीद, ब्रोकर ने शेयर खरीद लिए, ब्रोकर के पास शेयर आ गया, इन्वेस्टर को नहीं दे रहा। जिसका जैसा दाग लग रहा वो वैसा फ्रॉड कर रहा, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर, ब्रोकर तो ब्रोकर, कंपनी तो कंपनी। और कहीं पर ना कोई पैनल प्रोविजन डिसाइडेड नहीं था, कहीं कोई पेनल्टी डिसाइडेड नहीं थी, कोई लॉ ही नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट परेशान कंप्लेन सुन सुनकर, तो उन्होंने बाद में बेटा पार्लियामेंट में कानून पास किया, उस कानून का नाम रखा सेबी एक्ट 1992, और एक अथॉरिटी को जन्म दे दिया सेबी, जिसका काम है इंडियन शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और हर एक की गर्दन दबोच के रखना। और आपको बता देता हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे खतरनाक कानूनों में से एक है, जहां मिनिमम पनिशमेंट इज 1 ईयर, मिनिमम पनिशमेंट एंड मैक्सिमम पनिशमेंट इज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट ऑफ इंडिया। अब जाओ, अब भाग के दिखाओ, अब घूम क्या होगा, जिस दिन अटकोगे जेल ही मिलेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है? तो बाबू जब भी कोई कंपनी, अब सुनते रहना, अब बेटा आपके पास ना अथॉरिटीज के नाम आने शुरू हो गए हैं। एक अथॉरिटी का नाम आ रहा है बहुत दिनों से, आरओसी, सबको फुल फॉर्म याद है? बोलना फटाफट से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बेटा एक दूसरी अथॉरिटी का नाम आ गया सेबी, फुल फॉर्म बोलना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो ना, कंपनी का एक फीचर पढ़ा था हमने, न्यूमरस रेगुलेशन, एडवांटेज वर्ड, न्यूमरस रेगुलेशन, याद है आपको? हाँ मैं बोलता था ना कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट 1956 पूरा करो, कंपनीज एक्ट 2013, आरओसी पूरा करो, वहां पे मैंने नाम लिखा था सेबी, वहां पे मैंने नाम लिखा था स्कैरा, वहां पर मैंने नाम लिखा था आरबीआई का भी, अगर आपके फॉरेन ऑपरेशन है तो। अब वो धीरे धीरे ना पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। मैं मेरी चीजों में देर लगती है, पर आते सारे नाम है जो मैं बोलता हूँ एक टाइम के बाद, तो वो नाम आना शुरू हो गया। तो बाबू ये जो मैं क्लॉजेस पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से कैपिटल क्लॉज एक ऐसी चीज है कि जो आपको सेबी के पास जाकर पता करनी पड़ती है।
आप जाते हो सेबी के पास, सेबी में कंपनी बना रहा हूँ, बताओ मैं मैक्सिमम कितने पैसे रेज कर सकता हूँ फ्रॉम जनरल पब्लिक, सेबी बताता है आपको, और वही अमाउंट ऑफ कैपिटल क्लॉज में लिखते हो। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है, एक मिनट सुन लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक, मैक्सिमम कितना पैसा पब्लिक से ले सकते हो, ये लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में, ठीक है जी। और बाबू जितना मैक्सिमम पैसा ले सकते हैं उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई इसको कहता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कोई कहता है बेटा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, कोई कहता है बेटा इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल। तीन नाम है बेटा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और बेटा नॉमिनल शेयर कैपिटल, ठीक है। मान लो आज सेबी ने आपको परमिट कर दिया कि आप 1 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले इशू कर सकते हो, मतलब पब्लिक से 10 करोड़ ले सकते हो, पर मुझे आज 10 करोड़ की जरूरत नहीं, मुझे तो करोड़ रुपए की जरूरत है। बाबू आज मैंने 10 लाख शेयर इशू कर दिया 10 रुपए वाले, पूरी जिंदगी में मैं 10 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ सकता। आज मैंने करोड़ ले लिया, दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा शेयर इशू करूंगा, दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा इशू कर दूंगा, पर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। समझ में आ रही है बात, पक्का से आगे बढ़ जाए, क्लियर हो गई बात। क्या लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, मैं लिखवा दूंगा अभी ये मैटर कैपिटल क्लॉज, ठीक है बिल्कुल, जब वाइंड अप करेंगे लेक्चर तब लिख लेंगे, 1 मिनट तक, ठीक है जी। बाबू लास्ट क्लॉजेस एसोसिएशन क्लॉज, 6 क्लॉजेस की बात है बेटा, 5 डन है। अब एक बार ना नींद खोल के फटाफट से 5 के नाम बताओ मुझे। सबसे पहले क्लॉज का नाम क्या था, नेम क्लॉज, द नेम क्लॉज। सेकेंड क्लॉज का नाम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरे क्लॉज का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथे क्लॉज का नाम क्या था, लायबिलिटी क्लॉज, आवाज ज्यादा आ गई, वो लिखा हुआ था ना। पांचवें क्लॉज का नाम क्या था, कैपिटल क्लॉज। सिक्स्थ क्लॉज का नाम क्या था, एसोसिएशन क्लॉज। क्लियर है बेटा बात। बाबू एसोसिएशन क्लॉज में क्या लिखा होता है, कुछ नहीं बेटा, एसोसिएशन क्लॉज तो एक डिक्लेरेशन है, और इंडिया में अगर कुछ भी डिक्लेयर करना हो ना स्टैम्प पेपर पे डिक्लेयर करना पड़ता है। बाबू इसमें एक डिक्लेरेशन देते हैं बेटा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टैम्प पेपर पे लिखकर कि हम इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हमारे नाम ये हैं, हमारे एड्रेसेस ये हैं, हम अपनी मर्जी से कंपनी बना रहे हैं और फ्यूचर में क्वालिफिकेशन शेयर भी खरीदेंगे। ये वर्ड सुने में नजर आएंगे, मैंने पहले भी बोला था ये वर्ड सुने, मैंने आपको कहा था 2 क्लोजेस आपके सुने में, ये एक वर्ड सुने में नजर आ रहे हैं आपको, हाँ सुने थे। फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए, याद है बेटा, एक दिन लगा दिया था मैंने एक बात समझाने के लिए आपको। एसोसिएशन क्लॉज क्या है, मैंने क्या बोला, डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे नाम ये, हमारे एड्रेस ये, मर्जी से कंपनी बना रहे हैं हम अपनी बिल्कुल मर्जी से, और हम क्वालिफिकेशन शेयर फ्यूचर में खरीद लेंगे जब इशू होंगे। लो जी भैया, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए आपने सबने साइन कर दिए, हो गए सारे के सारे क्लॉज पूरे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है, बात समझ में आ गई। एमओए डन, आगे बढ़ते हैं। सर आज मैंने 6 के 6 पूरे करने हैं, जितनी देर लगे, 6 डॉक्यूमेंट है वहां पर, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, जाग जाओ, मैंने पूरे करने हैं तो करने हैं, आपको पता है फिर इस मामले में। सर सेकंड डॉक्यूमेंट का नाम है एओए, फटाफट से नाम बताओ, फुल फॉर्म, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरे नाम रैंक टू डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, और भी नाम है मैं बताऊंगा। सर ये कंपनी के रिलेशन किसके साथ बताता है, इनसाइडर, क्योंकि ये अंदर वाले बंदों के साथ कंपनी के रिलेशन बताता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कुछ लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ इंटरनल अफेयर्स। नाम है, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है यार, बिजनेस के अंदर की चीजें मैनेज हो रही है ना, वो तो समझ जाओगे ना, इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल अफेयर्स, ऐसे नाम है तो, ठीक है जी।
बाबू अच्छा एक बात बताओ, कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसने एमओए नहीं बनाया और बन गई? फटाफट बताओ। पार्टनरशिप डीडी बनाई, पार्टनरशिप बन गई। एमओए नहीं बनाया, कंपनी बन गई। ब्रांड कमेंट डॉक्यूमेंट है, वो नहीं बनाया, बन जाएगी? नहीं बन सकती, पक्का बात। अच्छा एओए नहीं बनाया, कंपनी बन सकती है? सर बन सकती है। लिटिल नॉलेज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप बोलते इससे पहले मैंने बोल दिया। बाबू कंपनी ने एओए नहीं बनाया, क्या कंपनी बन सकती है? बन सकती है। कैसे? बाबू वैसे तो कंपनी लॉ कहता है कि आप सब अपना एओए बनाओ खुद से। अगर आप नहीं बनाओगे तो कंपनी लॉ में ना एक जगह दी हुई है, टेबल एफ। कंपनी लॉ बहुत बड़ा लॉ है भाई, इंडिया में कोई भी लॉ है पढ़ने बैठो, इतने मोटे मोटे चिट्ठे हैं। बाबू जब आप पढ़ोगे इस लॉ को, एक जगह पर आती है टेबल एफ। इसमें ना पूरा एओए का स्पेसिमेन दिया हुआ है कि एओए कैसा होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कंपनी अपना एओए नहीं बनाएगी तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टेबल एफ इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है बाबू, 110 के आसपास रूल लिखे हुए हैं इसमें। 110 रूल्स इंडोर मैनेजमेंट के, इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है। आपने अपने रूल बनाए, बहुत अच्छी बात। आपने अपने रूल नहीं बनाए तो ऑटोमेटिकली टेबल एफ विल अप्लाई होंगे। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट्स में इसका नाम टेबल ए लिखा होगा, इसे टेबल एफ कर लेना। बाबू जब पुराना लॉ था ना कंपनीज एक्ट 1956, तो टेबल ए में रूल लिखा हुआ था। अब नया लॉ है कंपनीज एक्ट 2013, बाबू यहाँ पर कहाँ लिखा है हुए? टेबल एफ। ठीक है सर, इसको चेंज कर लो, अभी कर लो, अगर मैं मिनट पोज कर दो। बाबू मैंने दो डॉक्यूमेंट का डिस्कशन कर दिया आपके साथ, वन इज एमओए एंड अदर वन इज एओए। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ क्लियर किया, पर मैं बता रहा हूँ एमओए और एओए दो बार मैंने चर्चा कर दी है। एक बार जब मैं फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए की बात कर रहा था तब भी मैंने थोड़ी सी चर्चा करी, अब थोड़ी और डिटेल करी, मैं एक जगह और करूंगा मोस्ट डिटेल्ड। तीसरी बार भी चर्चा होगी एमओए और एओए की, करेंगे जब करेंगे पता लगेगा आपको। बाबू थर्ड हेडिंग पढ़ना फटाफट से, क्या लिखी गई है? कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। इधर देखना जी प्लीज मेरी तरफ। सर ये कंसेंट वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी पड़ा होगा, जिनको याद है उनको याद है। सर याद है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए? इधर देखो, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए, एमओए पे साइन करने वाले फिक्स करता था एमओए, वो प्रमोटर, प्रमोटर फिक्स करता था ना एमओए पे कौन कौन साइन करेगा। दे विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर एंड द मेंबर्स ऑफ कंपनी। याद है हमें इनसे दो चीजें कहते थे, एक तो कोर्ट में जाकर कंसेंट दो और एक क्वालिफिकेशन शेयर खरीदना। ये वही कंसेंट की बात चल रही है। बाबू हम जिन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं उनकी रिटर्न कंसेंट देते हैं कोर्ट में, वो लिख कर देते हैं कि मेरा नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मैं अपनी मर्जी से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को तैयार हूं। ये कंसेंट वो खुद देते हैं। ये भी कंसेंट किसके पास जमा होती है? फ्यूचर में आरओसी के पास जमा होगी, अभी बताऊंगा कल। एमओए आ गया, एओए आ गया, कंसेंट आ गई प्रपोज डायरेक्टर की, तीन डॉक्यूमेंट आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो फोर्थ डॉक्यूमेंट इज एग्रीमेंट। चौथे डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, एग्रीमेंट। मेरी तरफ देखना बाबू, कंपनी में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे। एमडी का नाम सुना है मूवीज में? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बाकी नाम शायद नाम सुने, ऑल टाइम डायरेक्टर, WTD मतलब ऑल टाइम डायरेक्टर। और बाबू एक और डायरेक्टर होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये, मैनेजर्स। सर कंपनी में तीन डायरेक्टर स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टर हैं, वन इज एमडी, देन WTD, देन मैनेजर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स। कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट क्या करती है मैं बता रहा हूँ, वरना उसमें नहीं लिखा हुआ नोट्स में। तो कंपनी को कहती है कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर दो कि आप बिना बताए कंपनी लेफ्ट नहीं करोगे, एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर हमें नोटिस दोगे। देखो भगवान को प्यारे हो रहे हो तो वो तो कोई नोटिस दे के नहीं बताएगा कि मैं मरने वाला हूँ, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर कंपनी छोड़ने की बात है तो बहू
इन तीनों को परमिशन नहीं होती कंपनी छोड़ने की बिना बताए। कम से कम 3 महीने पहले ये बताते हैं। सर ऐसा क्यों, रूल ऐसा क्यों बनाया गया? सर एमडी है कंपनी का, आपको पता है कंपनी का चप्पा चप्पा जानता है। अगर ये अचानक से लेफ्ट करेगा ना, कंपनी कहीं बचा नहीं सकता कोई इसको, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशंस इसी को पता होते हैं कंपनी के बारे में, सारे सीक्रेट्स भी इसी को ही पता होते हैं कंपनी के। अगर ये आगे एक कंपनी से उठ गए, इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी का एमडी बन जाए ना लालच में, उन्होंने कहा दिया हम डबल सैलरी देंगे, तो पिछली पूरी कंपनी बर्बाद करा देगा। लिख के ले लो, इतने सीक्रेट्स इसको कंपनी के बारे में पता होते हैं। सब कुछ पता होता होगा, आप समझ सकते हो कंपनी का एमडी है भाई, कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है। तो बाबू इससे इसलिए एग्रीमेंट किया जाता है कि आप कम से कम 3 महीने पहले बताओगे। अगर इसने आज बता दिया कि मैं 3 महीने बाद जाऊंगा, अब आपका 90 दिन है, बहुत कुछ संभाल सकते हो। इसको कर दोगे थोड़ा सा साइड, जो नया एमडी आपने बनाना है उसे सारे काम सिखवा दोगे, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको ऑपरेशन, कुछ चीजें सब छुपानी भी शुरू कर दोगे। फिर ये जाएगा, आपको ज्यादा दर्द नहीं लेके जाएगा, कंपनी गिर नहीं जाएगी, ढह नहीं जाएगी इसके जाने के बाद। इसलिए हम ये एग्रीमेंट करा लेते हैं इससे। समझ में आ गई सारी सिचुएशन? पक्का से 4 डॉक्यूमेंट का डिस्कशन किया मैंने, फटाफट से सामने देखना, फटाफट से बताओ। एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर और एग्रीमेंट, समझ में आएगा? 5वां डॉक्यूमेंट, 1-1 मिनट के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये क्या, अगेन वर्ड क्या लिखा है, डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन कैसे दी जाती है डिक्लेरेशन? बाबू स्टैम्प पेपर पे लिख दो, डिक्लेयर करना है और साइन करना है और हो गया काम, फॉर्मेलिटी है। और वर्ड लिखा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, किसी को पता होता है स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? लीगली रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड एज पर लॉ। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने कहा डिक्लेरेशन देने के लिए। आपने बाबू क्या डिक्लेरेशन देते हो इसमें सुन लो। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखते हैं कि कंपनी बनाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए हमने सारे तैयार कर लिए। हमने एमओए भी तैयार कर लिया, एओए भी, कंसेंट भी ले ली और एग्रीमेंट भी, सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, बस इतना सा लिखा होता साइन। बस कि कंपनी बनाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सब रेडी हैं, दैट्स इट। आगे 5वां डॉक्यूमेंट भी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। 6th वन, पेमेंट ऑफ फीस। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फ्री में रजिस्टर्ड कर दे कंपनी को, फ्री में इनकॉर्पोरेट कर दे। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ही तो होता है। फ्री में रजिस्टर्ड कर दे, नहीं कुछ ना कुछ फीस रहती होगी, कहता है फीस भी जमा कर दो और उसका प्रूफ भी लगा दो। फीस जमा करने का होता है ना कोई रेफरेंस नंबर, किस रेफरेंस नंबर से फी पे हुई है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जमा होते हैं। कहा था 6 के 6 आज हो जाएंगे, हो भी गए। नाम बता दो, सुबह पढ़ाई बहुत बढ़िया होती, पता नहीं क्या बात है। एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस। दोबारा बोलो, मजा नहीं आया। एमओए, एओए, देखो बस एमओए एओए याद है आप लोगों को, एमओए बहुत तेज आवाज आएगी, एओए उसके बाद खत्म। एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस। डन। कल आएंगे, पहले 10 मिनट के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगा, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही 6 डॉक्यूमेंट तो जाने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन पर। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।